नमस्कार, लोकमत भारत की खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ रद्द करने के फैसले के 3 घंटे अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगा दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि वह आज एक आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे जिसके तहत 10% का ग्लोबल टैरिफ लगाया जाएगा। इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 6 से 3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान के तहत टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं, सिर्फ संसद को है। ट्रंप ने इसकी आलोचना करते हुए कहा, ये बहुत निराशाजनक है। मुझे कोर्ट के कुछ जजों पर शर्म आ रही है। वे देश के लिए कलंक है। उनमें हमारे देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं है। भारत के साथ ट्रेड डील पर ट्रंप ने कहा कि इस डील में कोई बदलाव नहीं होगा। पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। आपको बता दें, आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी दोनों नेताओं के बीच हो रही है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौते को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ, डिफेंस, एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों पर खास फोकस है। लूला प्रधानमंत्री मोदी के न्योते पर भारत आए हैं। वे 18 से 22 फरवरी तक भारत के राज्य के दौरे पर हैं। भारत ब्राजील संबंधों पर लूला ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार सिर्फ 15 अरब डॉलर है, जिसे 30 से 40 अरब तक बढ़ाना चाहिए। वे 260 ब्राजीलियाई व्यवसायियों के साथ आए हैं ताकि अंतरिक्ष, रक्षा, फार्मा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी हो। कांग्रेस के एआई समिट में हंगामा करने के विरोध में भाजपा आज दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही है। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कांग्रेस राहुल गांधी गद्दार, देशद्रोही राहुल गांधी माफी मांगे की पोस्ट लेकर विरोध कर रही है। इधर कांग्रेस नेता आज महाराष्ट्र के भिवंडी पहुंचे। उनके यहां 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ अपनी विवादास्पद टिप्पणी मामले में पेशी है। राहुल गांधी का काफिला जब कोर्ट की ओर बढ़ रहा था तब भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए। दरअसल 20 फरवरी को दिल्ली स्थित भारत मंडपम में इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को एआई समिट 2026 में भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतारकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पीएम इज कॉम्प्रोमाइज के नारे लगाए। राजस्थान विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा की टिप्पणी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब रामकेश बोल रहे थे तब वे सदन में मौजूद नहीं थे, इसलिए समझ नहीं पाए कि उनकी प्रशंसा सद्भावना से की गई थी या व्यंग्य में। किरोड़ी ने स्पष्ट किया कि वे अपनी पार्टी और विचारधारा नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितनी भी अटकलें लगाई जाए। इससे पहले गंगापुर से कांग्रेस विधायक रामकेश मीणा ने उनकी जमकर तारीफ करते हुए कहा था कि यदि डॉक्टर किरोड़ी लाल गंगापुर से चुनाव लड़ना चाहे तो वे अपनी सीट छोड़ने को तैयार है। बहस के बाद सहकारिता और कृषि विभाग के अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित कर दी गई और विधानसभा की कार्यवाही शनिवार तक स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को राजस्थान आ रहे हैं। पीएम मोदी के अजमेर दौरे से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रिफाइनरी उद्घाटन का मुद्दा उठाया। रिफाइनरी परियोजना को लेकर उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के जोधपुर दौरे के बावजूद उद्घाटन की तारीख स्पष्ट नहीं है। प्रधानमंत्री से उद्घाटन क्यों नहीं करवाया जा रहा? बार बार तिथियां घोषित होती हैं लेकिन परियोजना शुरू नहीं होती। जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में जनहित की योजनाएं ठप पड़ी हैं और सरकार विकास के बजाय राजनीतिक एजेंडे पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नगर निकाय और पंचायत चुनाव पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्पष्ट कर चुके हैं कि स्थानीय चुनाव समय पर होना संवैधानिक दायित्व है। इसके बावजूद राज्य सरकार चुनाव टाल रही है। होली पर्व को देखते हुए चलाए जा रहे शुद्ध होली सुरक्षित इंदौर अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने शहर में बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने पाल्दा स्थित सदगुरु फूड्स पर औचक निरीक्षण किया, जहां भारी अनियमितताएं सामने आई। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि गंदगी भरे वातावरण में शाही गुलाब जामुन तैयार किए जा रहे थे। संस्थान बिना वेद अनुज्ञप्ति के
खाद्य कारोबार संचालित कर रहा था। मौके से लगभग 1600 किलो गुलाब जामुन जब्त किए गए। साथ ही 800 ग्राम और 1500 ग्राम पैक के नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए हैं। जांच के दौरान पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड, कर्मचारियों की मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र तथा पानी की जांच रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। गंभीर लापरवाही को देखते हुए विभाग ने आवश्यक सुधार होने तक फैक्ट्री को बंद करने के निर्देश दिए हैं। इसी अभियान के तहत पिपलिया राव स्थित जय नमकीन से नमकीन का नमूना जांच के लिए लिया गया। वहीं रंजीत हनुमान मंदिर रोड स्थित राजकमल भोजनालय पर भी कार्रवाई करते हुए पनीर और आटे के नमूने संग्रहित कर प्रयोगशाला भेजे गए हैं। छिंदवाड़ा पहुंचे शंकराचार्य स्वामी सतानंद सरस्वती ने यूजीसी कानून को पूरी तरह रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार स्वर्ण समाज और निचली जातियों के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर रही है, जबकि अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए पहले से ही कानून मौजूद है। ऐसे में नया कानून लाना न्याय संगत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इसमें संशोधन नहीं बल्कि इसे समाप्त करने की आवश्यकता है। प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़े विवाद पर उन्होंने समर्थन जताया। उनका कहना था कि किसी संत को गंगा स्नान से रोकना गलत है और इससे टकराव स्वाभाविक है। स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा कि राजनीति धर्म और नीति से नियंत्रित होनी चाहिए। सच्चा राजनेता वही है जो नैतिकता के साथ राज्य संचालन करे। SC/ST एक्ट पहले से विद्यमान है। अपराध जो भी करे उसके लिए सजा का प्रावधान पहले से ही संविधान में विद्यमान है। तो किसी विशेष जाति के लिए अगर आप नियम बनाएंगे तो दूसरे जाति के तो अपराधी ही सिद्ध हो जाएंगे ना। तो पहले से ही SC एक्ट तैयार है ना, उसमें उनकी सुनवाई होती थी, हरिजनों की, आदिवासियों की। तो ये आपस में सवर्णों और उनके साथ युद्ध कराने की बात है, ये ठीक नहीं है। ये वापस लेना चाहिए सरकार को, ये एक्ट ही वापस लेना चाहिए। उसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं, पूरा वापस लेना चाहिए। क्या आवश्यकता है? जो अपराध करे, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, जो भी अपराध करे उसके लिए सजा का प्रावधान है। पहले भी आप मौखिक रूप से गाली दे करके किसी को अपशब्द कह करके अपमानित नहीं कर सकते हैं, ऐसी धाराएं विद्यमान हैं। तो नया काम आप कौन सा कर रहे हैं? लोकायुक्त रीवा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सहायक उप निरीक्षक रामपाल दहिया, चौकी प्रभारी चचाई और उनके वाहन चालक अंकुर कुमार को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। कार्रवाई शुक्रवार की देर शाम की गई है। कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद सहायक उप निरीक्षक सहित उनके चालक को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। शिकायतकर्ता शिव कुमार कोल ने आरोप लगाया था कि चौकी प्रभारी ने समझौता करने के लिए 1 लाख रुपए की मांग की थी। शिकायत मिलने पर लोकायुक्त रीवा ने सत्यापन कराया और पाया कि आरोपी ने रिश्वत की मांग की थी। लोकायुक्त रीवा के पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पाटीदार के निर्देशन में टीम गठित कर ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया गया। टीम में उप पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार, निरीक्षक उपेंद्र दुबे और 2 स्वतंत्र गवाह शामिल थे। ट्रैप कार्रवाई में आरोपी के वाहन चालक अंकुर कुमार को शिकायतकर्ता से 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में जिला मुख्यालय पर खाने के नमक में रेत मिलने का मामला सामने आया है। इस मामले की शिकायत फरियादी ने फूड एंड सेफ्टी विभाग को दी है। शिकायत के बाद फूड एंड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों ने दुकान पर जाकर नमक का सैंपल कलेक्ट कर उसे राज्य लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार लिंक रोड निवासी भास्कर रघुवंशी के घर 2 दिन पूर्व जिला मुख्यालय के गंज इलाके में स्थित सुगनामल देवमल जासूजा की दुकान से बैच नंबर 11 का भास्कर नमक के 2 पैकेट खरीदे गए थे। जब उन्होंने पैकेट खोला और नमक का उपयोग किया तो नमक में रेत के कण दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने पूरे मामले की शिकायत फूड एंड सेफ्टी विभाग में की। भास्कर साल्ट मिक्स्ड इन सैंड शिकायत मिलने के बाद विभाग की टीम गंज इलाके स्थित दुकान पर पहुंची और बैच नंबर 11 की नमक का सैंपल कलेक्ट कर राज्य लैब में जांच के लिए भेज दिया। हमको ये सूचना मिली कि भास्कर नमक का जो पैक है उसमें रेत निकल रही है। तो हमने पहले पैक को चेक किया, प्रथम दृष्टया शिकायत सही पाई गई। तो हम यहाँ से नमक का नमूना लेकर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेज रहे हैं जांच के लिए। साथ ही इसका जो बैतूल में होलसेलर है उसको निर्देशित किया है कि कल सुबह मार्केट से सारे सैंपल जो भी नमक इस बैच के हैं, बैच नंबर 11 है इसका,
तो 11 नंबर बैच के जितने भी पैकेट उसके द्वारा वितरित किए गए हैं वो सभी वापस बुला लें। जी ये नमक 3-4 दिन पहले इसी दुकान से लिया गया था, तो इसको यूज़ करके देखा तो इसमें खाने में कंकड़ और रेत जैसा लगा अपने को। तो फिर इसको चेक किया अपन ने घर पे ही, तो उसमें अपने को समझ में आया कि इसमें रेत है। तो इसके बाद अपने जो फूड सिक्योरिटी ऑफिसर सर हैं उनसे बात हुई है, उसके बाद यहाँ पर अभी दुकान पे कार्रवाई चल रही है। कब लिया था पैकेट और कितने पैकेट लिए थे? इसके 2 पैकेट लिए थे, 3-4 दिन पहले लिए थे, पिताजी ने लिए थे। रीवा शहर में बढ़ते यातायात दबाव को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल की 44 सदस्य टीम द्वारा व्यापक सर्वेक्षण किया जा रहा है। ये कार्य कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान के तहत 14 से 20 फरवरी तक संचालित है। टीम ने नगर निगम आयुक्त डॉक्टर सौरभ सोनवणे से मुलाकात कर सर्वे प्रक्रिया की जानकारी साझा की। शहर के 6 प्रमुख स्थानों पर ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट कर अलग अलग समय में वाहनों के दबाव का आकलन किया जा रहा है। साथ ही ओरिजिन डेस्टिनेशन आधारित हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से नागरिकों की दैनिक आवागमन, उपयोग किए जाने वाले साधनों और दूरी का अध्ययन किया जा रहा है। जंक्शन मूवमेंट, पार्किंग व्यवस्था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपयोग तथा पैदल यात्री सुविधाओं का भी निरीक्षण किया जा रहा है। एकत्र आंकड़ों के आधार पर शहर के लिए प्रभावी ट्रैफिक सुधार योजना तैयार की जाएगी। ये जो व्यवस्था है ये ओवरनाइट दुरुस्त करने से नहीं है। कुछ हॉकर जोन जैसे हमने पिछले 1 साल में यहाँ पर दुरुस्त किए थे, कुछ लोगों को हॉकर जोन बना के वहाँ पर शिफ्ट किया गया। फूल मंडी आपने देखी होगी, फूल मंडी शिफ्ट करी गई। जो कॉलेज चौराहा पर कुछ अतिक्रमण था उनको व्यवस्थित शिफ्ट किया गया, तो रोड्स ओपन हुई। तो स्टेप बाय स्टेप हमारा, जैसे हम अभी पीटीएस रोड जो है वहाँ पर एक हॉकर जोन का निर्माण कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो रोड साइड जो लग जाते हैं वो वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। रतेहरा के जो कैनल है उसके अराउंड एक हॉकर जोन का निर्माण हम लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो उस एरिया के जितने हॉकर है उनको शिफ्ट किया जाएगा। तो एक पर्यायी व्यवस्था इंश्योर करवा के उनको शिफ्ट करा के फिर हम ये चैनल्स ओपन करेंगे, तब जाकर ये व्यवस्था सुनिश्चित हो पाएगी, ताकि उनकी लाइवलीहुड भी प्रभावित ना हो और एक सुगम सुचारू यातायात व्यवस्था भी हम इंश्योर करवा पाएंगे। इसका दोनों हैंड साइड बाय साइड ये चलेगा। मंडला जिले के मवे विकासखंड अंतर्गत ग्राम गुटास की 14 वर्षीय रितिका यादव गंभीर फेफड़ों की बीमारी सिस्टिक फाइब्रोसिस से जूझ रही हैं। उसकी हालत अत्यंत नाजुक होने के कारण वह कटरा अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट पर भर्ती थी। स्थिति बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उसे बेहतर उपचार के लिए चंडीगढ़ स्थित पीजीआई रेफर किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्र विधायक नारायण सिंह पट्टा ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से चर्चा की। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रशासन ने तत्काल एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई और रितिका को जबलपुर डुमना एयरपोर्ट से चंडीगढ़ रवाना किया गया। रितिका के पिता का साया सिर पर नहीं है और उसकी मां तारिस यादव पिछले 6 वर्षों से इलाज के लिए संघर्ष कर रही है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने और आयुष्मान योजना का लाभ दूसरे राज्य में पूर्ण रूप से न मिलने से परिवार परेशान था। जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक सहयोग से अब बच्ची को नई उम्मीद मिली है। परिवार और क्षेत्रवासी उसके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं और जनसेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। इसी भाव के साथ जब मुझे मेरे विधानसभा क्षेत्र के ग्राम घुटास की 13 वर्षीय कुमारी रितिका यादव जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, मेरे मित्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जब मुझे पता चला तो मैंने तुरंत उसके लिए पत्र तैयार किया और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत मेरे आग्रह को स्वीकार किया और बेटी रितिका के उपचार के लिए जो एयर एम्बुलेंस से पीजी कॉलेज मेडिकल चंडीगढ़ के लिए कल सुबह जो है रवाना होंगी। मैं चाहता हूं कि उनका उपचार वहां पर हो और वो जल्दी स्वस्थ हों और स्वस्थ होकर के घर लौटें, और जब घर लौट कर के आएगी तो मैं निश्चित रूप से बेटी रितिका से मिलने जाऊंगा। मैं अपनी बेटी का ट्रीटमेंट ये जब 6 साल की उम्र थी तब से लेके हम अभी तक ट्रीटमेंट पे ही चल रहा है। जब 2022 में हमने जेनेटिक टेस्ट कराया तो हमको मालूम चला कि मेरी बेटी 60 फाइब्रोसिस की पेशेंट है, और तब से लेके अभी तक मैं 22 से कंटिन्यू 2 साल मैंने अरबिंदो हॉस्पिटल इंदौर में ट्रीटमेंट कराया, और उसके बाद 1.5 साल एम्स नागपुर में, और दिसंबर के महीने में
बेड ना मिलने की स्थिति में हम लोग मेडिकल नागपुर में, और फिर से 9 जनवरी को मेडिकल नागपुर में थे, और वहाँ से फिर हम 1 फरवरी को हमको डिस्चार्ज हुआ नागपुर मेडिकल से, और उसके बाद हम लोग मंडला हॉस्पिटल में हैं। मानवता के नाते यहाँ के डायरेक्टर फादर शिलानंद ने हमको ऑक्सीजन और रहने की व्यवस्था यहाँ दिया हुआ है। मुझे सिस्टिक फाइब्रोसिस बीमारी है। मुझे अगस्त से सांस लेने में प्रॉब्लम है, कंटिन्यू ऑक्सीजन पे ही रहती हूँ। और मैं 9th क्लास तक स्कूल गई थी, बट अभी 2 साल से मेरा पढ़ाई स्टॉप है। मैं 16 साल की हूँ। पापा क्या करते हैं? एक्सपायर हो गए 2020 पे। अच्छा। मेरा इलाज अभी नागपुर पे चल रहा था, पर वहाँ से चंडीगढ़ ट्रांसफ़र किए हैं। तो पूरा इलाज चंडीगढ़ में होना है? जी। श्योपुर जिले के कुनो नेशनल पार्क के टिकटोली गेट स्थित टूरिज्म जोन में चीते आने के बाद दूसरी बार एक सब एडल्ट नर बाघ देखा गया है। पर्यटकों ने इस दुर्लभ नजारे को अपने कैमरे में कैद कर लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहा है। वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि ये बाघ रणथंभौर टाइगर रिजर्व से बढ़कर कुनो पहुंचा है। युवा नर बाघ अक्सर नए और सुरक्षित इलाकों की तलाश में लंबी दूरी तय करते हैं। कुनो के जंगल में उसकी मौजूदगी को जैव विविधता के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। हालांकि बाघ की इस मौजूदगी से कुनो में रह रहे चीतों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। वन विभाग इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रहा है। बीएसएफ में पदस्थ एक जवान का परिवार रीवा की वार्ड क्रमांक 9 कैलाशपुरी में सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। आरोप है कि आम रास्ते को लेकर चले विवाद में दबंगों ने 15 फीट सड़क निर्माण रुकवाकर ठेकेदार को भगा दिया और परिवार को गंभीर धमकियां दी। पीड़ित पक्ष का कहना है कि उनकी रजिस्ट्री में 15 फीट सड़क दर्ज है, जबकि दूसरे पक्ष द्वारा 10 फीट का दावा किया जा रहा है। मारपीट और मशीन पर हमला करने का वीडियो भी सामने आया है। नगर निगम कमिश्नर ने कहा कि मामला जांच में है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जवान का परिवार प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहा है। मेरा ये रोड का यहाँ के असामाजिक तत्वों ने रोक दिया था। रोड बन रहा था 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर से नगर निगम ने रोड प्रारंभ किया था, लेकिन ये असामाजिक तत्व जाकर के वहां पर रुकावट पैदा कर दिए थे। तो उसी काम के लिए मैं फिर इनके चक्कर काट रहा हूँ। उसी रोड के चक्कर में मैं नगर निगम में आया हूँ कि मेरा रोड बनाया जाए। रोशन शुक्ला ने 10 तारीख को ही आके मेरे को बोला कि पाँव काट लूंगा, 10 फीट के अलावा अगर आप पाँव रखेंगी तो मैं पाँव काट लूंगा। तो मैं अकेले थी तो भैया मैं कुछ नहीं बोली उसको। फिर वो नगर निगम वालों को मैं फोन की रमेश सर को कि सर ऐसी ऐसी बात है, तो हमारी रोड जब मंजूर हो गई है तो आप बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हमारे हस्बैंड रहते नहीं है तो हमको दिक्कत हो रही है। हम 2 साल से पानी में चल रहे थे भैया, बरसात में इतनी दिक्कत हो रही थी मेरे को। फिर कैसे में से 2 साल में चल के और मंजूरी करवाई रोड की, इसके बाद इन्होंने रोक दिया। नगर निगम के द्वारा एक वार्ड नंबर 9 में एक सड़क निर्माण हो रहा था। पिछले महीने उसमें कुछ 2 पक्ष जो है, जिसमें से एक पक्ष आज शिकायत करने आए थे और एक सामने वाला पक्ष, इनके बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा वहां पर हुआ था। इस वजह से वो काम रुक गया था। इसमें जमीन से संबंधित विवाद उनका है। जब उनकी सीमाएं रोड की क्लियर हो जाएगी, एक पक्ष का कहना है कि ये उनकी रजिस्ट्री में इतनी इतनी जगह दी है, उसके अनुसार वो काबिज है। दूसरे पक्ष का कहना है कि ये रोड 18 फीट की है तो वो ज्यादा जगह पे काबिज है। तो राजस्व विभाग के साथ मिलकर थोड़ा इसका निराकरण करेंगे, उसके बाद वो रोड का काम पूर्ववत है। मऊगंज जिले के हनुमाना वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत लोडी के बंदूकगवा गांव में देर रात तेंदुए के हमले से हड़कंप मच गया। तेंदुआ एक कच्चे घर में घुस गया और बाड़े में बंदी करीब 15 बकरियों को मार डाला। बताया जा रहा है कि घटना रात करीब 1 से 2 बजे के बीच की है। घर के मालिक मिश्र लाल कोल के बेटे बाबूलाल कोल जब बकरियों को बचाने पहुंचे तो तेंदुए ने उन पर भी हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गए। सूचना मिलते ही मध्य प्रदेश वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और तेंदुए को पकड़ने की मांग की जा रही है। गांव में रात भर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।
ग्राम पंचायत लोढ़ी के बनगुआ आदिवासी बस्ती में जंगली तेंदुआ के द्वारा मिश्री लाल कोल के घर में वो कच्चा मकान था। कच्चे मकान में ठाट काट करके जंगली तेंदुआ घुस गया और उनके 15 बकरियों को काट दिया, जिनकी मौके पर मृत्यु हो गई। मुझे सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते वहाँ के लोगों द्वारा सूचना दी गई और मैं वहाँ सुबह पहुँचा और वन विभाग के अधिकारियों एवं पशु चिकित्सा अधिकारी हनुमना के गुप्ता से बात की गई और वहाँ का पूरी बात बताई गई जो घटना हुई थी। रीवा हनुमना मुख्य मार्ग पर आरटीओ की नियमित चेकिंग के दौरान 2 ट्रक के चालकों ने अपने वाहन सड़क पर खड़ा कर जाम लगा दिया। आरोप है कि उन्होंने अन्य वाहन चालकों को भी उकसाया और कर्मचारियों से गाली गलौज की। आरटीओ प्रभारी अशोक शर्मा ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन विवाद बढ़ गया। एक स्थानीय युवक ने भी अधिकारियों को धमकी दी। कुछ लोगों ने झोपड़ी और कुर्सियों में आग लगा दी। अफरा तफरी के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ठीक है, काफी भीड़ है यहाँ पे। चित्रकूट से बुरहानपुर जा रहे एक ट्रक ड्राइवर के साथ उचेहरा बाईपास पर फिल्मी अंदाज में लूट और जानलेवा हमले की वारदात सामने आई है। नकाबपोश बदमाशों ने न केवल ट्रक ड्राइवर से पैसे लूटे बल्कि विरोध करने पर उसके हाथ में गोली भी मार दी। मऊगंज निवासी मोहम्मद तस्लीम जो पैसे से ट्रक ड्राइवर हैं, उचेहरा बाईपास के पास बदमाशों ने सड़क पर कीले बिछाकर ट्रक का टायर पंचर कर दिया। जैसे ही तस्लीम ट्रक चेक करने नीचे उतरे, घात लगाए बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। बदमाशों ने मारपीट कर तस्लीम की जेब में रखे पैसे छीन लिए। अब जब उन्होंने बचाव की कोशिश की तो एक बदमाश ने उनके हाथ पर गोली चला दी। घायल ड्राइवर को गंभीर अवस्था में पहले सतना जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। बुरहानपुर में भरने जा रहा था तो इधर जो बाईपास है तो वहाँ पे हमारी गाड़ी का क्या हुआ, आगे खीला गाड़ी को डाल दिए तो हमारी गाड़ी का हुआ टायर पंचर। उसके बाद मैं गाड़ी को देखने के लिए उतरा तो गाड़ी को मैं नीचे उतरा, अंदर गाड़ी घुसा लगा तो वो खीला लगा था। उसके बाद मैं गाड़ी का जेब निकाल रहा, फिर राइड निकाल रहा था। इतने में कहा कि हमारे जेब से 3000 रुपये पैसा छीना। इसके अलावा फिर बोला और तुम्हें बोला इतने में अपनी बड़ी गाड़ी टाइमिंग निकाले तो सीधा हमारे हाथ में फायरिंग कर दिया। फायरिंग किया तो मैं सीधा भाग दिया। फिर इसके बाद मैं मदद मांगने के लिए फिर और गाड़ी को रुकाया, गाड़ी कार वाले को रुकाया तो हल्की गाड़ी अपनी घुमाया। नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम जामुन पानी में 27 वर्षीय रंजना पाली की घर पर लगी पानी की मोटर बंद करते समय करंट लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों के अनुसार रंजना घर में चल रही पानी की मोटर बंद करने गई थी। इसी दौरान वह खुले बिजली के तार की चपेट में आ गई और करंट से चिपक गई। बताया जा रहा है कि उसके हाथ में बांस की लकड़ी भी फंसी हुई पाई गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तेंदुखेड़ा लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृत्यु की खबर मिलते ही मायके पक्ष मौके पर पहुंचा। मृतका के भाई राम कुमार पाली और चाचा लालजी पाली ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को करंट लगाकर जानबूझकर मारा गया है। दादी और चाची ने भी ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल तेंदुखेड़ा पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मामले की सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही सामने आएगी। रंजना पाली महिला है 35 वर्ष की, उसकी करंट लगने से मृत्यु हुई है और उसका पीएम करा रहे हैं, प्राथमिक कार्रवाई कर रहे हैं, परिजन भी आ गए हैं और उसकी हम जांच करके उसका निराकरण करेंगे। जो भी जांच में तथ्य पाए जाएंगे उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिर रंजना के जो परिवार वाले लोग हैं उन लोगों का तो आरोप है कि हत्या की गई है, उनका कहना। उसके बिंदु पे भी हम जाँच करेंगे, उनके भी बयान लेंगे हम। और महिला जो डॉक्टर है उसको भी बुलाया हमने और पुरुष डॉक्टर दोनों की टीम से हम उसका मेडिकल करा रहे हैं, पीएम करा रहे हैं। नीमच जिले के जीरन थाना क्षेत्र के बस स्टैंड इलाके में रहने वाले 22 वर्षीय युवक ने अज्ञात कारणों के चलते अपने ही घर में फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक संजय ने घर के कमरे में फांसी लगा ली। घटना के समय कमरे में कोई मौजूद नहीं था। परिजनों से तत्काल जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक मजदूरी करता था और शराब का आदी था। घटना वाले दिन उसका अपनी मां से किसी बात को लेकर विवाद भी हुआ था, जिसके बाद वह कमरे में चला गया और कुछ देर बाद इस घटना को अंजाम दिया। आज सुबह नीमच जिला चिकित्सालय में पुलिस की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। लोकमत भारत मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में अपनी कार्यशैली के कारण इन दिनों चर्चाओं में आ गया है। जनता
से जुड़े मुद्दों पर गहनता और तत्परता से कार्य करने को लेकर लोकमत भारत आमजन से लेकर सियासी गलियारों में भी चर्चाओं में आ गया है। वहीं लोकमत भारत के मध्य प्रदेश में शुरू होने पर इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शुभकामनाएं दी है। और एक सही माध्यम जनता की आवाज। देखिए, लोकमत भारत ने मध्य प्रदेश में भी अपना काम शुरू किया है। लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि वे सशक्त और एक सही माध्यम जनता की आवाज उठाने का बनेंगे। इंदौर नगर निगम द्वारा शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री की मंशा है कि हर गरीब व्यक्ति को निःशुल्क और बेहतर इलाज की सुविधा मिले और हर वार्ड में एक संजीवनी क्लिनिक शुरू करने के संकल्प को साकार करते हुए शनिवार को वार्ड क्रमांक 47 में शहर के 72वें संजीवनी क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के विधायक महेंद्र हाडिया, क्षेत्रीय पार्षद एवं MIC सदस्य नंदू पहाड़िया सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाएं भी शामिल हुई। महापौर जिनके नेतृत्व में लगातार ये शहर में 72वां संजीवनी क्लिनिक का आज लोकार्पण किया गया। ये हमारा बस्ती बाहुल क्षेत्र मेरे वार्ड में 4 बड़ी बड़ी बस्तियां, घुमा की फैल, पंचम की फैल, दुबे का बगीचा, वाल्मीकि बस्ती, तो ऐसे हजारों लोग यहाँ निवास करते हैं। तो हमारी पार्टी का एक ही उद्देश्य रहता है कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक की सेवा करें। तो इसी उद्देश्य को लेकर माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में संजीव क्लिनिक का लोकार्पण किया गया है। यहाँ गरीबों को निःशुल्क सभी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मिलेगी। मैं आप सभी के माध्यम से हमारे शहरवासी को और वार्डवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर वार्ड में एक संजीवनी क्लिनिक का हमारा संकल्प पूरा करते हुए आज 72वें वार्ड में, वार्ड 47 में संजीवनी क्लिनिक का लोकार्पण हमने किया है। यहाँ इस कार्यक्रम में विधायक महेंद्र हाडिया जी, ये पार्षद नंदू पहाड़िया जी ने, जिन्होंने अथक प्रयास कर इसको समयबद्ध तरीके में शुरू कराया। और ये संजीवनी इस वार्ड के गरीब लोगों के लिए संजीवनी के रूप में काम करेगी। 100 तरह की दवाइयां निःशुल्क, 17 तरह की जांचें निःशुल्क है, इलाज निःशुल्क है। यही गरीब कल्याण की सरकार का उदाहरण है। बुरहानपुर में कक्षा 10वीं के अंग्रेजी विषय का पेपर सोशल मीडिया पर लीक होने का मामला सामने आया है। MP बोर्ड परीक्षा केंद्र शासकीय उच्च स्तर माध्यमिक स्कूल तुकई थर्ड में तैनात शिक्षिका राजकुमारी सोनी ने अनुपस्थित छात्र के टेबल पर रखे प्रश्न पत्र की फोटो खींचकर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर वायरल कर दी। घटना के बाद प्रशासन ने शिक्षिका को निलंबित कर दिया और परीक्षा केंद्र के केंद्राध्यक्ष जितेंद्र कुलकर्णी व सहायक केंद्राध्यक्ष अनीता दीक्षित को भी निलंबित किया। खकनार थाने में शिक्षिका के खिलाफ परीक्षा अधिनियम की धारा 3 और BNS की धारा 223 के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने मोबाइल जब्त कर भेजी गई फोटो, वीडियो और फाइलों का डाटा रिकवर कर रही है। कुछ डेटा डिलीट होने के कारण उसे भी पुनः निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जमानती धाराओं के तहत शिक्षिका को जेल नहीं भेजा गया है, लेकिन पुलिस पूछताछ जारी है और जांच में ये पता लगाया जा रहा है कि फोटो किसे भेजी गई थी और पेपर लीक किस हद तक हुआ। शिक्षिका का निलंबन कर दिया गया, पेड फाइलें हो गई और केंद्राध्यक्ष और केंद्राध्यक्ष का भी निलंबन हो गया। अच्छा, केंद्राध्यक्ष और केंद्राध्यक्ष और जो शिक्षिका उनका नाम राजकुमारी सोनी और केंद्राध्यक्ष सहायक केंद्राध्यक्ष अनीता दीक्षित। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल लगातार बढ़ती हवाई आवाजाही के बीच खुद को नए दौर के लिए तैयार कर रहा है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट पर 200 नई सीटें लगाई जा रही हैं, जिससे प्रतीक्षा के दौरान यात्रियों को बेहतर और आरामदायक अनुभव मिलेगा। साथ ही पुराने टर्मिनल का रिनोवेशन अंतिम चरण में है। करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से टर्मिनल के आंतरिक ढांचे, यात्री सुविधाओं और उपयोगी स्पेस का विस्तार किया जा रहा है। रिनोवेशन के बाद एयरपोर्ट की यात्रा क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। नए टर्मिनल से छोटे ATR विमान भी संचालित किए जाएंगे, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए एयरपोर्ट को अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि बढ़ती हवाई कनेक्टिविटी के साथ शहर की पहचान और मजबूत हो सके। केंद्र सरकार ने नए टर्मिनल बनाने की स्वीकृति दी है, लेकिन एक जमीन का इशू आ रहा है। उसको लेके पूर्व मुख्यमंत्री जी, वर्तमान मुख्यमंत्री जी से बात हुई है। उन्होंने अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने
जमीन मांगी है उसको तुरंत देना चाहिए। अधिकारी वर्कआउट कर रहा है, जैसी जमीन मिलेगी हम नया टर्मिनल उस क्षमता का, इसी क्षमता का जो टर्मिनल है तो नया टर्मिनल हम बनाएंगे 40 लाख प्रति वर्ष का। तो लगभग दोनों टर्मिनल मिलाएंगे, पुराना टर्मिनल जो हमने अभी करा था 1 करोड़ की क्षमता का ये टर्मिनल आने वाले वर्ष में मिलेगा, जो आने वाले 2047 तक का टर्मिनल ये एयरपोर्ट काम करेगा। धार जिले के राजू थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरमंडल में एक युवक के साथ अमानवीय मारपीट का वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक युवक के हाथ रस्सी से बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग उसे डंडों व मोटी रस्सी से पीटते नजर आ रहे हैं, जबकि आसपास मौजूद लोग ये सब देख रहे हैं। जानकारी के अनुसार मारपीट का शिकार युवक का नाम दीपक मारू बताया जा रहा है कि युवक का गांव के कुछ लोगों से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद कथित तौर पर उसे पकड़कर बांधा गया और उसके साथ मारपीट की गई। मामले में एक चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि मारपीट का आरोप जेल रहे पक्ष के मांगीलाल मारू द्वारा ही राजो थाने में युवक दीपक के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई गई है, जबकि वीडियो में युवक के साथ हो रही मारपीट स्पष्ट दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। कई लोगों ने घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। को थाना राजौर में ग्राम बरमंडल से सूचना प्राप्त हुई थी कि उसमें फरियादी ने बताया था कि एक युवक उनके घर में गलत नियत से घुसा है। इस बात का दूसरा पक्ष आज प्राप्त हुआ जब फरियादी ने दीपक ने थाने पर आकर सूचना दी कि उसके साथ में कुछ लोगों ने उसके साथ रस्सी से बांधकर उसके रस्सी और डंडे से मारपीट की और इस प्रकार की घटना करने वाले आरोपी गण जिन्होंने रस्सी से बांधकर उसकी मारपीट की और उनको विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उन सभी को राउंड अप करके और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर कितने आरोपी? इसमें 5 आरोपी हैं जिनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। खंडवा में लोकमत भारत के संवाददाता ग्राउंड स्तर पर लगातार कार्य कर रहे हैं। जनता और शासन प्रशासन से जुड़े मुद्दों पर खबरों पर लगातार एक्टिव हैं। इसी कड़ी में लोकमत भारत के मध्य प्रदेश की तमाम जिलों में आगाज एवं खंडवा में भी कार्यरत होने पर यहां के कलेक्टर रेशव गुप्ता ने चैनल के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा, मीडिया के कारण प्रशासन चुस्त रहता है, ऐसे में लोकमत भारत को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मीडिया है जो हमारा प्रेस है, मीडिया है, डेफिनेटली ये डेमोक्रेसी का 4th पिलर है। मीडिया की वजह से ही हमारा पूरा प्रशासन चुस्त रहता है। लगातार आपके द्वारा जो खबरें दी जाती है उनका अवलोकन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है और उन्हीं पर ही एक्शन लिया जाता है। तो लोकमत भारत एक नया स्तंभ के रूप में चालू हुआ है। खंडवा जिले में लोकमत भारत की शुरुआत होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। के लिए खबरों में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ सच का।